ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शरण शरण जिनेस को समव शरण शुभ थान, ताको वर्णन जानि तुम पावहु चैन सुजान। त्रिलोकसार भाषा टीका है और इसका अंतिम प्रकरण समव शरण रचना वर्णन ये अपन देख रहे हैं। इसके माध्यम से समूह शरण की कैसी रचना रहती है, किस तरह का वहाँ पे सब जो भी बनावट है वो सब कैसी रहती है, ये अपन यहाँ जानने का प्रयास। अलग अलग ग्रंथों में बहुत वर्णन मिलता है समूह शरण का, लेकिन जिस ढंग से यहाँ टोडरमल जी ने एकदम सरलता से हमको समझा दिया है उतना वहाँ एकदम समझ में नहीं आता। और टोडरमल जी की ये शैली अपन ने शुरू से देखी है, जो बहुत से अलग अलग ग्रंथों में हमको कुछ कठिन या कुछ ऐसा लगता है, उस विषय को टोडरमल जी जो प्रस्तुत करते हैं तो वहां पे तो बहुत ही सरलता नजर आती है। जो विषय अनेक ग्रंथों में बहुत कठिन नजर आते हैं वो टोडरमल जी की भाषा में बहुत सरल सीधे समझ में आने लगता है। ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर भी है। मुझको तो कई बार ऐसा लगता है कि टोडरमल जी जान करके उन विषयों को इसीलिए लेते हैं ताकि जो हमको समझ में नहीं बैठते थे वो आसानी से समझ में। यही कारण उन्होंने त्रिलोकसार की पीठिका में भी कहा था कि भाई दूसरे जीव आसानी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम ये वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सरल भाषा में यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा था। चलिए, तो अपन ने अभी तक जो वर्णन देखा उसमें 20,000 सीढ़ियां भी अपन ने देख ली। 20,000 सीढ़ियों के बाद जब ऊपर पहुंचे तो वो महावीथिका जिसको हम गली के नाम से जानते हैं, वो गली भी अपन ने देखी। गली के दोनों तरफ स्फटिक की वेदियां यानी कि उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो बाउंड्री वॉल भी देखी। और स्फटिक वेदी के बाद दूसरी गली तक की जो स्फटिक की वेदी है ना, मतलब जैसे पूर्व दिशा की गली, उसके बाद पूर्व के बाद उत्तर की गली, इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है उस खाली जगह में 4 कोट 5 वेदियां और इन 9 मतलब कोट और वेदी ये 9 टोटल 9 संख्या में, इनके बीच में जो खाली भूमि है, खाली तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी खाली है ना, वास्तव में तो वहां पे बहुत सारी संरचना बनी है। तो 8 प्रकार की भूमियां हैं, ये सब भी वर्णन अपन ने देखा। इसके अलावा उन भूमि के सामने जो गली है, मतलब मुख्य गली जो भूमि के सामने है, उन गलियों में क्या क्या संरचना है उसको अपन ने अभी संक्षेप में जाना है। अभी तो विस्तार यहाँ पे आएगा। यस, पहली गली के सामने समोसरण मिलेगा आपको, मतलब पहली भूमि की गली में समोसरण मिलेगा। चौथी भूमि की गली के कोनों में आपको नाट्यशाला मिल जाएगी। छठी गली में वहां पर उससे दुगनी नाट्यशालाएं मिलेंगी। 7वीं गली के मतलब 7वीं भूमि के सामने 9 स्तूप मिलेंगे। और 8वीं जो भूमि है वहां तो समोसरण की 12 सभाएं जो लगती है वो वहां पर मिलती है ना। ऐसा अपन ने संक्षेप में वर्णन देखा है। इसके आगे अब अपने को देखना है सभा की भूमि है, ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। कल्प वृक्ष की भूमि, फिर वेदी, फिर मंदिर की भवन की भूमि, फिर कोट और उसके बाद सभा की भूमि और उसके बाद वेदी। यहां तक अपनी चर्चा कल हुई थी। एक मिनट, ये भी हो गया था। 36 दरवाजों की बात भी हो गई थी, है ना। कौन सा पेज आ जाएगा, ये 178वां पत्र आ जाएगा इसके अंदर। नाट्यशाला गया आया चाहे ते इन द्वारनी करी,
आवे जावे, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी, है ना, यहीं तक पढ़ा था अपन। कोई अगर इनमें आना जाना चाहता है तो उन दरवाजों के माध्यम से उस भूमि में आ जा सकता है। उन और जो कोट थे, कोट और वेदियों के दरवाजे थे, वो तो असल में देखो एक विचार मुझे कल और भी आया कि वेदी और कोट के दरवाजे तो दिखाए, लेकिन वेदी और कोट में अंदर जाकर के करेगा क्या? वहां पर अंदर तो कुछ ऐसी बनावट है नहीं, उसका वर्णन आया भी नहीं। भूमि का वर्णन जरूर आया है, ये जो सब रचनाएं बनी हुई हैं वो उन भूमि पर जरूर बनी है, लेकिन कोट में और वेदी में उनके अंदर क्या संरचना है वो तो कुछ ऐसा वर्णन आया नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दरवाजों, मतलब जो पुराने परकोटे होते थे, उन परकोटों में, एक सेकंड यहाँ देखते हैं अपन, देखिए यहाँ जो ये दरवाजे बने हैं ना, ये दरवाजे जैसे पीला दरवाजा, फिर ये सफेद दरवाजा, ऐसे अलग अलग ये दरवाजे बने हुए हैं। और ये तो इनकी संख्या 36 हो गई थी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ जैसे ये जो खांचे बने हुए हैं, ये खांचे वो नाट्यशाला समझना आप। इस दरवाजे के अंदर जो खांचा, एक, हाँ, दरवाजे के बीचों बीच दो खांचे बने हुए हैं, इनको वो नाट्यशाला वगैरह का स्थान समझना। ये आप एक सेकंड में इसके अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इस तरह के खांचे बने हैं इन दोनों में, ऊपर नीचे इस तरह के खांचे बने हैं यहाँ पर, तो ये नाट्यशाला यहाँ पर है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आज के जमाने में भी अपन परकोटे देखते हैं, परकोटों की दीवारें देखते हैं और परकोटों के दरवाजे होते हैं। कल मैंने आपसे कहा था दरवाजों में भी ऐसी जगह बनी रहती है जिनमें कमरे के कमरे बन सकते हैं, कोई रह सकते हैं। तो वो जो वेदी और कोट है ना, भूमि की बात नहीं कर रहा हूं, भूमि के तो बहुत सारे दरवाजे हैं वो अपन ने देखे। वेदी और कोट में प्रत्येक में दो दो दरवाजे हुए, जिससे एक दिशा में 36 दरवाजे हो गए। तो वो जो दो दो दरवाजे हैं वो वास्तव में वहां अंदर घुसने के लिए होंगे ऐसा अपन नहीं कह सकते, लेकिन वो दो दरवाजे बने हुए हैं, उनमें इतनी जगह है कि वहां नाट्यशाला चलती। समझ में आई बात? माने वो दरवाजे की बनावट है, लेकिन अंदर कोई जाके करेगा क्या? खाली जगह में जाके क्या करेगा? उस कोर्ट में या वेदी में क्या करेगा अंदर जाकर? तो उस दरवाजे के अंदर ही ऐसी संरचना है कि वहां पर ही वो नाट्यशालाएं बनी हुई। ठीक है ना? आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे अब जिन लोगों ने परकोटे नहीं देखे उनको तो कैसे समझाया जाए। गेटवे ऑफ इंडिया है या इंडिया गेट है, कहने को कितना बड़ा दरवाजा है ना, और उसके साइड में भी बहुत खांचे बने हुए हैं, है ना, या कोई भी इस तरह की संरचना समझ लीजिए जो दरवाजे जैसी दिखती है और उसके साइड में अंदर बहुत जगह होती है ना, तो वो नाट्यशालाएं वहां दरवाजों में चलती, वेदी के दरवाजों में। ठीक है ना? कोट और वेदी का जो वो वर्णन आया है उनके दरवाजों में है, वो अंदर जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ऐसा नहीं, बल्कि भूमि के जो दरवाजे हैं, भूमि के दरवाजे बहुत सारे, वेदी और कोट के तो दो दो हैं, है ना, एक वेदी के एक दिशा में दो, इस तरह से अपन देखेंगे तो वो पूरे 36 बन जाए। दो दो दरवाजे आमने सामने लगेंगे तो एक वेदी और कोट के एक दिशा में, एक तरफ दो एक तरफ दो, ऐसे 4, तो 9 चौक 36 इस तरह से बन जाए। तो वहां वो नाट्यशालाएं वगैरह जो भी चीजें हैं उनकी संरचना के लिए है, या उन पर जो भी काम करना हो, कुछ ऐसी संरचना है। अंदर जाने का वहां प्रयोजन कुछ दिखता नहीं है, तो अंदर कोई जाके करेगा नहीं। भूमि में जरूर अंदर जाएगा, क्योंकि भूमियों में तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं पे उपवन है, कहीं पे चैत्य प्रसाद भूमि है, कहीं पे भवन भूमि है, कहीं पर और भक्ति वगैरह के स्थान है, तो भूमि में तो जाएगा। और भूमि में जाने के लिए बहुत सारे दरवाजे दिए हुए हैं, तो जिसका जहां से मन करे वहां से आ जा सकता है। यहां तक का वर्णन अपन ने पढ़ा था। अब इसके आगे अपन देखते हैं। चलिए, कोई पढ़ना चाहते हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। पढ़िएगा आप, ये अपने को पढ़ना है। आवे जावे, है ना, ये बात हो गई। या प्रकार गलीनी विषय रचना जाननी, ये लाल स्याही से अपन ने देखा। पढ़िए, 2 जनों के हाथ, अच्छा हाँ पढ़िए। बहुरी इन सबनी के, यहाँ ये सेकंड लाइन पंडित जी।
नहीं नहीं, ये जो लाल लाइन मैंने खत्म करी ना, रचना जाननी, इसके बाद बहुरी हाँ। इन सबनी के यहाँ। एक मिनट। बहुरी इन सवन के मध्य तीन पीठ का, ये वाला। हाँ हाँ यही। हाँ। बहुरी इन सवन के मध्य तीन पीठ का, ता ऊपरी गंध कुठी, ता में सिंहासन, ता ऊपरी कमल, ता ऊपरी अंतरिक्ष, श्री भगवान अष्ट प्रातिहार युक्त अनंत चतुष्टय विराजमान विराजे हैं। ऐसे सामान्यपने रचना व तिनके स्थान दिखाई। अब इन्हीं का विशेष दिखाइए हैं। चारि कोट कहें तीन विषय। पहला कोट जिस समवशरण भूमिका का पर्यंत विभाग विषय चौ गिरद है। तो पंचवर्ण के रत्ननी का जो चूर्ण ताकरी निर्मायित है, निर्मातित है। ये देखिए, यहाँ पे एक विशेष बात बताता हूँ आप लोगों को। यह अब लिखने वाले ने जल्दी जल्दी में पी छोड़ दिया, निर्माती लिख दिया। अब उसको ध्यान आया तो बाद में पी लिख दिया। अब ये पी के ऊपर एक और टी के ऊपर दो लिखा मिलेगा आपको। तो इसका अर्थ यह है कि पी पहले पढ़ना, पी बाद में पढ़ना। तो ऐसे निर्मापित, कहीं पर भी इस तरह की बात आए जहाँ पे ऊपर नंबर लिखे हो तो समझ लीजिएगा कि ये आगे पीछे हो गया। अच्छा। आते हैं। ताते या का नाम दूली साल है। इंद्रधनुष वत नाना प्रकार वर्ण युक्त हैं। बहुरी दूसरा कोट ताया सोना समान ललाई लिए है। बहुरी तीसरा कोट सोना समान पीत वर्ण है। बहुरी चौथा कोट स्फटिक समान श्वेत वर्ण है। बहुरी वेदी पांचों ही स्वर्ण वर्ण है। नवो कोट वेदी ध्वजा व ऊपरी मंदिरादिक व अनेक प्रकार रचना करी शोभे हैं। यहाँ वेदी और कोट विषय इतना विशेष जानना। वेदी तो नीचे ऊपरी टाई समान चौड़ी धूतीवत है। अरे कोट नीचे से ऊपरी घाट चौड़े हैं। बहुरी इन नवनी के बीच जे 8 भूमि तिनकी रचना का विशेष कहिए हैं। बस यहीं तक देखते हैं अभी, यहीं तक देखते हैं अभी। पहले कोट और वेदी को समझ लेते हैं। अच्छा पढ़ा आपने, पहले से तो काफी सुधार हो गया है। चलिए, क्या कहा? बहुरी इन सबनी के मध्य, कल जो अपन ने रचनाएं देखी थी वो कोट हो गए, वेदी हो गई, भूमि हो गई, ये सारी चीजें हो गई। इन सबके मध्य माने बीचों बीच सेंटर में, वो जो पूरी अपन 12 योजन की बात कर रहे हैं उसमें बीचों बीच सेंटर में कितना 2 कोस है ना, वो ध्यान रखिएगा। 2 कोस माने आधा योजन है ना। आधा योजन कैसे बैठा था, 2 कोस कैसे बैठा था? 23 कोस और 23 कोस है ना। 23 कोस की गली लंबी गई थी और उस तरफ से भी 23 कोस की गली लंबी आई थी, तो 46 कोस तो ये हो गए। बचे 2 कोस है ना, माने 48 कोस में से 2 कोस वहां बचे। तो उस 2 कोस के अंदर बीचों बीच सेंटर के 2 कोस लेकर के वहां पे उन सबके मध्य 3 पीठिका है ना, 3 पीठिका बनी हुई है। पीठिका माने जैसे आपने कोई कार्यक्रम में कुछ ऐसी पांडुक शिला टाइप देखी होगी, या यूं समझ लीजिए जैसे झंडा फहराते हैं, तो झंडा फहराते हैं तो नीचे ही नीचे एक स्टेप रहती है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप। तो वो जो स्टेप है उस स्टेप को पीठिका कहा जाता है ना।
ऐसे ही कहीं अपने आयोजनों में, कार्यक्रमों में पांडुशिला वगैरह की रचना बनाई जाती है तो उसमें भी अलग अलग स्टेप में होती है ना, एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर तीसरे स्टेप पर वो होता है, तो उनको पीठिका कहा जाता है। तो बीचों बीच वो 3 पीठिका, उस पीठिका 3 पीठिका के ऊपर गंध कुटी और उसमें सिंहासन, सिंहासन के ऊपर कमल और उस कमल के ऊपर, ऊपर माने अंतरिक्ष में, माने कमल को छूते हुए नहीं बल्कि आकाश में, अधर में ही, उस अंतरिक्ष में श्री भगवान अष्ट प्रातिहार्य युक्त अनंत चतुष्टय विराजमान विराजे हैं। ये जो पूरी इतनी सारी रचना है 5000 धनुष ऊंची और उसके बाद फिर 12 योजन फैली हुई, उस 12 योजन के सेंटर में बीचों बीच वहां पे वो पीठिकाएं बनी हैं। पीठिकाओं के ऊपर वो क्या नाम दिया अपना, गंधकुटी, और गंधकुटी के ऊपर सिंहासन, गंधकुटी के अंदर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर भगवान वहां पर विराज, ठीक है ना। ऐसा सिंहासन पर कमल भी है, कमल को भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हो जाती, सिंहासन, कमल और उसके ऊपर फिर भगवान विराजमान, ऐसा है। 8 प्रातिहार्य वहीं पर। अंतरिक्ष माने हवा में, अंतरिक्ष माने हवा में, है ना, बिना आधार के, उसको छूते हुए नहीं, ऐसे कर। वो एक जगह भी तो है ना अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का मतलब क्या कि वहां पे वो जमीन से छूते हुए नहीं है, बीच में गैप है, तो बीच में गैप हो, जमीन के आधार से नहीं हो, उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। यहाँ अंतरिक्ष का तो स्पेस मत लेना, है ना, ये तो कोई सोचे कि वहां चांद तारों में पहुंच गए क्या ऊपर। अंतरिक्ष का अर्थ वो उसके आधार से नहीं है, उस पर टिके हुए नहीं, ऐसा, उसको छूते नहीं। ऐसे सामान्यपने रचना व तिनके स्थान दिखाई, अब इन्हीं का विशेष दिखाइए। सामान्य रूप से वर्णन आ गया, अब एक एक कोट का, एक एक वेदी का, एक एक भूमि का यहाँ पे विस्तार से वर्णन करते। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ और इसमें से अपन पढ़ते जाते हैं। चलिए, है ना, ये देखिए पहले चित्र में भी आपको यहाँ भगवान विराजित दिख रहे हैं। तो ये जो भगवान यहाँ विराजमान है, ये देखिए, ये तो हो गई 3 पीठ, पीठ नजर आ रही है। ये सबसे नीचे देखिए पीले रंग की, एक सेकंड में यहाँ हाईलाइट करता हूँ इसको, ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की पीठ है, फिर इसके ऊपर ये दूसरी पीठ, फिर ये तीसरी पीठ, इसके ऊपर ये सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर ये कमल आ गया, और कमल को छू नहीं रहे भगवान, भगवान कमल से ऊपर ही अंतरिक्ष में ही है, ठीक है ना। ये 8 प्रातिहार्य यहाँ पर है ही सही, इस तरह से ये भगवान वहां पर विराजमान होते हैं। अब अपन देखते हैं, सबसे पहला धूलिसाल कोट का वर्णन आया ना, उसी को देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 4 कोट कहे, है ना, अपन ने कल भी बात करी थी, 4 कोट और 5 वेदियां, ठीक है। 4 कोट कहे, उनमें से ये पहला कोट ये है, ये पहला कोट है, ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है ना, हरा, लाल, पीला, काला, नीला इत्यादि, ये पहला कोट है, ये बिल्कुल बाउंड्री पर मिलेगा आपको। 4 कोट कहे 3 विषय, पहला कोट इस समवसरण भूमि का पर्यंत भाग विषय, पर्यंत भाग मतलब बिल्कुल लास्ट में, एकदम लास्ट बोल लो या शुरुआत बोल लो, वहां पर वो सबसे पहला कोट होता है, ये पहला कोट, ठीक है ना। इस तरह का पहला कोट बना हुआ है चौड़ाई में। पर्यंत भाग विषय चौगिरद है, चौगिरद माने चारों तरफ, एक गोल वाला चित्र था ना, उसके अंदर सब कोट वगैरह नजर आ रहा है। ये देखिए, इसमें इसका पर्यंत भाग, पर्यंत भाग कौन सा कहलाएगा, पर्यंत भाग ये लास्ट वाला, ये जहाँ पे लाल डॉट नजर आ रहा है आपको, ये लाल डॉट के यहाँ पर ही ये पर्यंत भाग, ये आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्से पर ये कोट है, ये पहला कोट यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। पंचवर्ण के चौगिरद है, सो पंचवर्ण के रत्ननी का जो चूर्ण ता करी निर्मापित है, माने 5 प्रकार के ऐसे अलग अलग जो रत्न हैं, पंच रत्नों का चूर्ण से बनाया हुआ है। सोचो तो सही, वो अकेले उस कोट की कीमत क्या होगी, और उस कोट जैसा कोट पूरे विश्व में कहाँ देखने को मिला है। हालांकि वो सारा का सारा विक्रिया के द्वारा बनाया हुआ है, तो अपने को तो ये समझना चाहिए कि वो ऐसा रंग बिरंगा है। ताते ताका नाम धूलिसाल है, धूलिसाल क्यों, कि वो रत्नों की धूल से बना हुआ है, रत्नों के चूर्ण से, चूर्ण धूल एक ही बात है, तो उन रत्नों के चूर्ण से बना हुआ ऐसा धूलिसाल कोट।
इंद्रधनुषवत नाना प्रकार वर्ण युक्त है। ये पिछले चित्र में अपन ने देखा था, लाल पीला नीला हरा वो सारे रंग थे उसके अंदर, ऐसा है। बहुरी दूसरा कोट ताया सोना समान ललाई लिए है। दूसरा कोट यहाँ पर है, ये जो काला दिख रहा है ना, ये असल में वो काला नहीं है, ये ताये हुए स्वर्ण समान है। ताया मतलब तपाया हुआ, ताया भी बोलते हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान वो दूसरा कोट है। तीसरा कोट सोना समान पीत वर्ण है, माने दूसरा कोट तो एकदम जो आग में तपाया हुआ सोना, उसमें ललाई रहती है थोड़ी, तो वो उस लाल पीले रंग का रहेगा। और ये जो तीसरा कोट आया, तीसरा कोट तो स्वर्ण के समान है, यहाँ पे काला दिखाया है लेकिन वो स्वर्ण के समान है। चौथा कोट स्फटिक समान श्वेत वर्ण, ये चौथा कोट तो इन्होंने सफेद ही दिखाया, ये स्फटिक वाला, यानी श्री मंडप के पहले जो कोट है वो स्फटिक का बना हुआ, ठीक है ना। ये चौथा कोट इस तरह से, चौथे कोट के बाद सीधे वो श्री मंडप आ जाता है, भूमि आ जाती है जहां पर सब लोग बैठ करके भगवान की वाणी सुनते हैं, ठीक है। और बहुरी वेदी पांचों ही स्वर्ण वर्ण हैं, पांचों की पांचों वेदियां स्वर्ण के समान रंग वाली हैं। इसमें यहाँ पे एक सफेद वेदी दिखा दी, लेकिन ये भी स्वर्ण वर्ण ही समझना चाहिए, है ना। पांचों वेदियां 1 2 3 4 और एक और वेदी यहाँ पर गंधकुटी के पहले, है ना, 5वीं वेदियां गंधकुटी के पहले, ये भी सफेद दिखाई लेकिन ये भी स्वर्ण के समान ऐसी पीली, ऐसा समझना। चलिए, तो ये तो इन सब का रंग हो गया, है ना। एक बार दोहरा लेते हैं, बहुत आसान है याद रखना। पांचों वेदियां तो स्वर्ण के समान बताई, एक सेकंड, वेदी पांचों ही स्वर्ण वर्ण, और कोट के रंग अलग अलग है। कोट के रंग याद करने में दिक्कत नहीं है, पहला कोट याद हो जाएगा आसानी से, धूली साल 5 वर्णों से, मतलब 5 प्रकार के रत्नों की धूल से बना है, इसलिए रंग बिरंगा है। दूसरा तपाए हुए सोने के जैसा, तीसरा सोने के जैसा, और चौथा तो बिल्कुल वहां पे आ गया अपने जहां पे अपन लोग बैठते हैं, तो वो है स्फटिक का, इस वजह से वो सफेद रंग का, ठीक है। कठिन नहीं है, याद रखना इनको। देखिए अब आगे देखते हैं विशेष एक सेकंड, ए नवो कोट वेदी, ये नौ की नौ जो कोट और वेदी हैं, ये ध्वजा व ऊपर मंदिर आदिक व अनेक प्रकार रचना करी शोभे है। ये 5 जो 9 के 9 है, ये 9 बाउंड्रियां हैं, इनमें ऊपर आप देखोगे तो ऊपर ध्वजाएं लगी हुई, ये देखिए वेदी के ऊपर जैसे झंडे वगैरह लगे हैं, अलग अलग कुछ रचनाएं हैं, कुछ और चीजें बनी हुई हैं, ये इनके ऊपर इस तरह की बनी रहती, ठीक है ना। ये भूमिका आ गया, चलिए कोट वगैरह का तो शायद निकल गया चित्र। तो कोट भी ऊपर में, कोटों के ऊपर भी ध्वजाएं लगी हैं, तरह तरह के मंदिर यानी कि तरह तरह के भवन बने हुए हैं, और वेदियों के ऊपर भी तरह तरह के भवन और ध्वजाएं, ये सब चीजें यहाँ पर लगी रहती हैं। हाँ ये जरूर है, कंगूरेदार होते हैं, ये अपन ने कल भी बात की थी। अच्छा इसमें एक चीज और देखिए, कोट यहाँ नीचे से आपको ये चौड़ा दिख रहा है और ऊपर जाकर के सकड़ा हो गया, है ना। यहाँ आप देखेंगे तो नीचे तो ये चौड़ाई दिखा रखी है ना, और ऊपर जाके ऐसा पहाड़ का आकार जैसा बना दिया यहाँ पर। तो कोट इस तरह से होते हैं, और वेदी बिल्कुल सपाट होती है, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा है अभी। यहाँ वेदी और कोट विषय इतना विशेष जानना कि वेदी तो नीचे ऊपर ताई समान चौड़ी भीतिवत है। भीति मतलब दीवार, जैसे अपनी दीवारें होती हैं, ये देखिए आप यहाँ पे इस वेदी को देख सकते हैं। हालांकि ये वेदी वो वाली वेदी नहीं है, ये तो स्फटिक की वेदी जो शुरू में अपने गली के पास है वो वाली है, लेकिन ये भी बिल्कुल ऊपर से सपाट है और नीचे से ऊपर तक एक जैसी बराबर चौड़ाई वाली है, ऐसी की ऐसी ही उनको भी समझना चाहिए। तो जितनी भी वेदियां हैं वो नीचे से ऊपर बिल्कुल ऐसी फ्लैट जाएगी, जैसे अपन मकान बनाते हैं तो मकान की दीवार नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी समान चौड़ी होती है, जो भी हो, 4 इंच की हो, 9 इंच की हो, 1 फुट की हो, ऊपर से नीचे तक एक जैसी जाती है, ठीक है। और कोट नीचे से चौड़े और ऊपर से घटते हुए आकार में। कोट नीचे ऊपर नीचे से ऊपरी घाटी चौड़े है। घाटी चौड़े मतलब घटते हुए चौड़ाई में, नीचे ज्यादा चौड़ाई है और ऊपर ही ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां सबसे कम चौड़ाई देखने को मिलेगी। ये भीत में यानी कि उन वेदियों में और कोट में ये अंतर रहेगा। बाकी समान संरचना इस रूप में है कि इनके भी ऊपर झंडे हैं, इनके भी ऊपर भवन वगैरह बने हुए हैं, और उनके भी ऊपर भवन और झंडे वगैरह सब बने हुए, ठीक है, ऐसा है।
अर कोट नीचे ते ऊपरी घाटी चोड़े। बहुरी इन नवनी के बीच जो 8 भूमि इनकी रचना का विशेष कहिए। अब ये 8 जो भूमियां हैं जो इन 9 के बीच में स्थित हैं उनका विशेष यहाँ पे बताते हैं, है ना। यहाँ से पढ़ना है अब अपने को। चलिए, कौन पढ़ना चाहते हैं? अभी दूसरा एक और किसी का हाथ खड़ा हुआ था ना उस टाइम। ये यहाँ से पढ़ेंगे अपन। हाँ, कहा प्रथम भूमि विषय, यहाँ से। आवाज नहीं आ रही है? कहाँ थे? बोल रहे देखो बड़ा। कहा प्रथम भूमि विषय, यहाँ से ये ऊपर ही ऊपर जो दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी? चलिए, कोई और पढ़ना चाहते हैं? चलिए, मैं ही पढ़ता हूँ, कोई और नहीं है तो। कहा प्रथम भूमि विषय एक एक चैत्यालय 5-5 अन्य मंदिरनी के बीच और बावड़ी आदि अनेक रचना है। बहुरी दूसरी भूमि विषय खाई है, सो रत्न जड़ित सिवाणनी करी संयुक्त है, निर्मल जल करी पूर्ण है, सो जल जिनेश्वर की ऊंचाई ते चौथे भाग ऊंडा है। बहुरी हंसादिक व जलचर व कमलादि करी तो एक सेकेंड, कमलादि करी, यहाँ क्या है इधर, शोभाई, ठीक है। कमलादि करी शोभाई अति शोभायमान, खाई है, खाई तो खाई। हाँ ठीक है, ये मैं इसको जो काटा हुआ अक्षर है मैं उसको देखना चाह रहा था। चलिए, हाँ, सो खाई, ठीक है, यहाँ पे ख बन जाएगा इसका। सो खाई अति शोभायमान है। बहुरी तीसरी भूमि विषय फूलवाड़ी है। कहा नाना प्रकार फूलनी करी युक्त वृक्ष व बेल तिन करी संयुक्त व बेलनी के मंडपनी करी महारमणीक है। बहुरी चौथी भूमि विषय उपवन है। ते चारों दिशानी विषय 4 उपवन हैं। इनके नाम अशोक वन, सप्तपर्ण वन, चंपक वन, आम्र वन है। ते नाना प्रकार के उत्तम वृक्ष तिनी करी युक्त है और मंदिर, नृत्यशाला, बावड़ी, क्रीड़ा करने के पर्वत इत्यादि रचना करी रमणीक है। बहुरी अशोक वन विषय अशोक नामा चैत्य वृक्ष है। ताके चौगिरद 3 कोट है। तिनके माही 3 पीठ है। ताके ऊपर अशोक वृक्ष। ताका मूल विषय चारों दिशा में 4 अरहंत प्रतिमा है। तिनी एक एक प्रतिमा के आगे मान स्तंभ है। ऐसे ही अन्य तीन वननी विषय सप्तपर्ण और चंपक और आम्र नामा चैत्य वृक्ष। बहुरी तिनी वननी की बावड़ी के जल करी सींचे अपने एक भव को और तिनके जल को देखें 7 भवनिकों प्राणी देखे। बहुरी पांचवी भूमि विषय ध्वजानी का समूह है। कहा एक दिशा विषय सिंह, हाथी, वृषभ, मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, हंस इनके आकारनी करी युक्त ध्वजा है और एक एक महाध्वजा संबंधी 108 छोटी ध्वजा है। ऐसे एक दिशा विषय रचना है।
सर्व चारों दिशानी की मिलाई हुई 4,70,008 से 80 ध्वजा हो है। ते ध्वजा रत्नमय दंडनी करी धारी है। ते दंड वृषभ देव के 88 अंगुल चौड़े 25 धनुष का परस्पर अंतराल लिए है। और अनिके क्रमहीन जानने बहुरी छठी भूमि विषय कल्प वृक्षनी के वन है। यहीं तक देखते हैं वन, है ना, 5वीं भूमि तक देख लेते हैं, 8 भूमियां हैं, पहले यहीं तक का वर्णन समझते हैं। चलिए, इसमें काफी सारा वर्णन आ गया वैसे तो। देखिए, सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले तहाँ प्रथम भूमि विषय एक एक चैत्यालय 5-5 अन्य मंदिरनी के बीच। यहाँ आपको अंतर किसी दिख का गया माइक होगा, ऑन मंदिर है। और चैत्यालय। हाँ, ये माइक किसी का ऑन है, सही है। कुछ प्रश्न है क्या किसी को? प्रश्न नहीं हो तो अपना माइक थोड़ा सा बंद करके रखा करें। चलिए, क्या कहा है यहाँ पर? प्रथम भूमि विषय एक एक चैत्यालय 5-5 अन्य मंदिरनी के बीच है। ये चर्चा हमारी सभा में कई बार पहले हो चुकी कि मंदिर शब्द का अर्थ जिनालय नहीं होता, मंदिर यानी भवन होता है। और वो देखो, इससे सिद्ध हो जाती है बात। क्या लिखा? एक एक चैत्यालय 5-5 अन्य मंदिरनी के बीच। ये क्या बात हुई? चैत्यालय अलग और मंदिर अलग। कोई व्यक्ति ऐसा भी अर्थ निकाल सकता था इसका, चैत्यालय वो छोटे होते हैं ना और मंदिर बड़े होते हैं, तो बड़े तो 5-5 मंदिर और उनके बीच में एक चैत्यालय। ऐसा नहीं है, मंदिर का अर्थ भवन है ना। ये कल परसों भी अपनी बात हुई थी, जहां पे वो भवन भूमि नाम दिया, उसको मंदिर भूमि भी कहते हैं। तो मंदिर का अर्थ भवन से है ना। मंदिर शब्द का अर्थ बड़े बड़े भवन, महल इत्यादि वो होता है। तो 5 अलग अलग भवन बने हुए हैं, उन भवनों के बीच में ये जिनालय, चैत्यालय रहते हैं। किसी के दिमाग में अगर ऐसी शंका हो कि चैत्यालय तो उसको कहते हैं जो शिखरबद्ध नहीं हो और मंदिर उसको कहते हैं जो शिखरबद्ध हो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये शास्त्रोक्त बात नहीं है। किसी भी शास्त्र में, मूल ग्रंथ में आपको ये बात नहीं मिलेगी कि शिखरबद्ध को मंदिर कहा जाए और बिना शिखर वाले को चैत्यालय कहा, या बड़ा हो तो मंदिर और छोटा हो तो चैत्यालय। भ्रम में मत रहना। त्रिलोक सार का अंतिम प्रकरण जो अकृत्रिम चैत्यालयों का, वो पढ़ोगे ना तो आंखें खुल जाएंगी। कितने बड़े बड़े अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। चैत्यालय छोटे नहीं है वो, कितने बड़े बड़े बताए थे। समझ में आ रही है बात? तो चैत्यालय वो कोई छोटी संरचना हो ऐसी बात नहीं है। बड़े को मंदिर कहा जाए, छोटे को चैत्यालय, ऐसा कहीं पर भी नहीं आता। ये सब चली चलाई बातें हैं। मैंने बोल दी, आपने सुन ली, फिर आपने किसी और को बोल दी, उसने सुन ली, उसने किसी और को बोल दी। ऐसे करते ये 50-100 साल के अंदर ये बातें चलती। कुछ लोग और भी परिभाषाएं गढ़ने लग गए कि किसी के घर में ही हो वो तो चैत्यालय और अलग से सार्वजनिक हो वो मंदिर। ऐसा कहाँ है भाई? ऐसी परिभाषाएं कहीं पर भी नहीं है ना। शास्त्रों में वो परिभाषा नहीं मिलती, इसलिए दिमाग से निकाल देना ये बात। ऐसा नहीं, ये आगे ना ये एक ही लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए। 5-5 मंदिरों के बीच में एक एक चैत्यालय, माने एक जिनालय जहां पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वो, और 5 अलग अलग स्थान, 5 अलग अलग मंदिर। तो काई के लिए होंगे वो मंदिर, यानी वो भवन? कुछ भी लोगों को भक्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और चीजों के लिए, उनके लिए रहते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी इस तरह की बनावट होती है। वहां भी जाकर के जो लोग, मान लो पूजा करना, पूजा तो खैर वहीं पर भगवान के सामने कर लेंगे, और अलग से उनको भक्ति गान करना हो, अलग से उनको समझ लो स्वाध्याय करनी हो, तो स्वाध्याय वगैरह के लिए, ध्यान लगाने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, प्रतिक्रमण वगैरह करने के लिए वो सब भवन बने। उन भवनों की उपयोगिता वो है। समझ में आई बात? ऐसा है। देखिए, इसका चित्र मेरे ख्याल से उपलब्ध है, वो चित्र अपन देखते हैं। हालांकि वो एग्जैक्ट चित्र नहीं है क्योंकि यहाँ बीचों बीच है ना, और चित्र शायद बनाया उसमें साइड बाय साइड ऐसे बने हुए होंगे। पहली जो भूमि है, ये तो धूलिसाल कोट हो गया ना, ये पहली चैत्य प्रासाद भूमि देखिए। तो ये चैत्य प्रासाद भूमि में चैत्यालय यहाँ पे कोने में दे रखा है इन्होंने, जबकि वो चैत्यालय तो बीचों बीच रहेगा। ये चैत्यालय यहाँ दिया ना, और ये अलग अलग भवन दे दिए,
हैं, तरह तरह के भवन। तो ये इन भवनों के बीचों बीच, मतलब कायदे से वो यहाँ होना चाहिए था, बीचों बीच होता है वो चैत्यालय। यहाँ पे टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है, एक एक चैत्यालय 5-5 अन्य मंदिर के बीच है, और बावड़ी आदि अनेक रचना है ना। यहाँ पे वो रचनाएं नहीं बताई हैं, लेकिन बहुत सारी संरचना वहां पर अपने को मिल जाएगी देखने को। बहुत सारी बावड़ियां होंगी, और भी तरह तरह की संरचना वहां पर बनी हुई है, बावड़ियां और दूसरे भवन। ये इन्होंने लिखा ना कुछ क्या कहते हैं, पर्वत आदि भी बने हुए हैं रमण करने के लिए, ये वापिका वगैरह, इस तरह की चीजें बहुत बनी हुई है। चलिए अभी ये मैं चालू रख रहा हूँ ये स्क्रीन, इस पर और भी जो बात आएगी वो अपन इसमें देखें। क्या कहा, हर बावड़ी आदि अनेक रचना, बहुरी दूसरी भूमि विषय खाई है। क्या दूसरी भूमि में कुछ भी ऐसी संरचना नहीं, वहां खाई है। और वो खाई कैसी है, सो रत्न जड़ित सिवाणनी करी संयुक्त। देखें दूसरी का चित्र दिया है क्या इन्होंने, दूसरी का चित्र नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ है, दूसरी का चित्र है। ये खाई इस तरह की बनी हुई है, और ये रत्नमयी सिवाण, सिवाण यानी वो सीढ़ियां, ये खाई है, और ये सीढ़ियों से उतर के उस खाई में जाया जा सकता है। देखिए सिवाणनी करी संयुक्त है, निर्मल जल करी पूर्ण है, दिख रहा है बीचों बीच आपको निर्मल जल भरा हुआ। सो जल जिनेश्वर की ऊंचाई ते चौथे भाग ऊंडा है। जिनेश्वर की ऊंचाई पे, जैसे अपने आदिनाथ जी 500 धनुष के थे, तो उसका चौथाई भाग हो गया 125 धनुष। तो वो जो जल है वो जल 125 धनुष गहरा रहेगा, ठीक है ना। बहुरी हंसादिक व जलचर व कमलादि करी सो खाई अति शोभायमान है। ये यहाँ पे उन्होंने सारे चित्र बना दिए हैं, हंस वगैरह भी है, कमल भी है, और जो जलचर जीव हैं, है ना, मछलियां वगैरह, उन सबसे वो संयुक्त है। ठीक है, ये दूसरी भूमि हो गई। तीसरी भूमि देखते हैं अपन। बहुरी तीसरी भूमि विषय फूलवाड़ी है, ठीक है, लता भूमि जिसको नाम दिया, तरह तरह के फूल और लताएं ये सब यहाँ खिले हुए हैं। कहा नाना प्रकार फूलनी करी युक्त वृक्ष व बेल तीन करी संयुक्त व बेलनी के मंडपनी करी महारमणी के। देख रहे हो आप, अलग अलग बेलों के ये मंडप बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पे वृक्ष वगैरह भी हैं, बहुत सारी संरचना है, उससे ये महारमणी। बहुरी चौथी भूमि विषय उपवन है। देखते हैं चौथी का भी चित्र होगा शायद। ये चौथी उपवन भूमि, ये बाग बगीचे वगैरह सब यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ते चारों दिशानी विषय 4 उपवन है, ये अलग अलग 4 उपवन इस एक जगह पे नहीं। ये तो समझ लीजिए कि जैसे मान लो पूर्व दिशा का 1 उपवन, उत्तर दिशा का 1 उपवन, पश्चिम का 1 और दक्षिण का 1, क्योंकि वो भूमि चारों तरफ है ना। तो वैसे 4 दिशा 4 उपवन है, 3 के नाम अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम्र, ये 4 प्रकार के वन कहलाते हैं। ये सब पेड़ों के ही नाम है। अशोक का वृक्ष होता है, सप्तपर्ण का भी होता है, चंपक का और आम का। ते नाना प्रकार के उत्तम वृक्ष तीन करी संयुक्त है। अच्छा एक और चीज समझ लेना, कोई ये सोचे कि आम्र वन होगा तो उसमें आम ही आम के पेड़ होंगे, ऐसा नहीं है। पेड़ तो सभी तरह के होंगे, लेकिन उसके बीचों बीच मुख्य जो वृक्ष है वो आम का है, इसलिए उसका नाम आम्रवन। आया समझ में। ऐसे ही अशोक में मुख्य वृक्ष अशोक कहलाएगा, रहेंगे तो सभी, और सप्तपर्ण में सप्तपर्ण मुख्य हो जाएगा, चंपक में चंपक मुख्य हो जाएगा, ऐसी बात है। खैर वो विशेष इतना नहीं है। देखिए ऐसे हैं, ते नाना प्रकार के उत्तम वृक्षनी करी संयुक्त हैं, और मंदिर, नृत्यशाला, बावड़ी, क्रीड़ा करने के पर्वत इत्यादि रचना करी रमणीक है। ये जो चौथी उपवन भूमि है इसमें ये सारी चीज, नृत्यशालाएं भी हैं, क्रीड़ा करने के उपवन भी हैं, और तो और मान स्तंभ भी आ जाएगा यहाँ। देखिए क्रीड़ा करने के पर्वत इत्यादि, मंदिर भी है, मंदिर माने वही भवन है ना, मंदिर का अर्थ जिनालय नहीं, भवन वगैरह, क्रीड़ा करने के पर्वत इत्यादि रचना करी रमणी की। बहुरी अशोक वन विषय, अशोक नामा चैत्य वृक्ष। अब यहाँ पे अपन यूं समझ लो कि ये अशोक वन ही होगा, तो इसमें बीचों बीच ये चैत्य वृक्ष कौन सा, ये चैत्य वृक्ष यहाँ पे अशोक है, समझ में आई बात, इसलिए इसका नाम अशोक वन है। सप्तपर्ण वन में चैत्य वृक्ष सप्तपर्ण का होगा। चैत्य वृक्ष क्या चीज है कि जैसे चैत्यालय होते हैं उसी तरह से चैत्य वृक्षों की संरचना भी होती है। वो कैसी होती है उसकी डिटेल यहाँ पे पढ़िए। ताके चो गिरद 3 कोट है। देखो
इस वन के अंदर ही, इस चैत्य वृक्ष के अंदर, ये चैत्य वृक्ष का पूरा वर्णन आ गया इसके अंदर। इसमें 3 कोट है। एक मिनट, किसी का माइक चालू है? प्रश्न है क्या किसी को? चलिए थोड़ा ध्यान रखिए, माइक अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो ही माइक चालू करें, वो नहीं तो विषय अपना गड़बड़ा जाता है। क्या कहा? ताके चो गिरद 3 कोट है। 3 कोट आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो बाउंड्री सी बन रही है ना, ये 3 डंडे से दिख रहे हैं आपको, ये हो गए 3 कोट, ऐसा समझ। एक सेकंड में आपको हाईलाइट करके इसमें दिखाता हूं। चलिए, ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 3 कोट हैं, ठीक है ना। तिनके माही 3 पीठ है। अब इनके माही मतलब इनके बीचों बीच, ये देखिए पीठ किसको कहते हैं? ये हो गई ये पहली पीठ, ये दूसरी पीठ, ये तीसरी पीठ, ठीक है ना। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, ऐसे 3 पीठ है। ता ऊपर ही अशोक वृक्ष है। इस तीसरी पीठ के ऊपर यहाँ पर यह अशोक वृक्ष आएगा, है ना। सप्तपर्ण में सप्तपर्ण आ जाएगा, चंपक में चंपक और आम्र में आम्र, ऐसे। ता का मूल विषय चारों दिशा में 4 अरहंत प्रतिमा है। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के मूल में देखो, हालांकि ये चित्र बनाने में थोड़ा सा ऊपर हुआ, लेकिन यहाँ समझना कि मूल में यानी एकदम जहां से वृक्ष प्रारंभ होता है, मूल माने जड़ मत ले लेना, है ना। ये यहाँ पर इस जगह पर आएगा, यहाँ पर भगवान की प्रतिमा, अरहंत भगवान की प्रतिमा रहेगी। इन एक एक प्रतिमा के आगे मान स्तंभ है। खास चीज तो ये है, मूल में वो भगवान की प्रतिमा, और भगवान की प्रतिमा के आगे मान स्तंभ चलेगा। अब वो मान स्तंभ कैसा है? एक सेकंड, मान स्तंभ का चित्र यहाँ पर दिया गया था। ये तो मुख्य मान स्तंभ है जो गली में था, वहां पे भी इसी तरह के मान स्तंभ है। ऐसे ही अन्य 3 वनन विषय सप्तपर्ण और चंपक और आम्र नामा चैत्य वृक्ष, ठीक है। चैत्य वृक्ष की संरचना सबकी एक जैसी। बहुरी तिनि वननी की बावड़ी के जल करी सींचे अपने एक भव को। ये बावड़ी इस तरह की होती है जो चारों तरफ दिखाई देती है ना। बावड़ी बोलो, कुंड बोलो, वापिका बोलो, एक ही बात है। तो वो जो वृक्ष देखा था अपन ने, चैत्य वृक्ष, एक सेकंड, ये चैत्य वृक्ष, इन चैत्य वृक्ष के सामने मान स्तंभ भी है और वहां पे बावड़ी बनी हुई है चारों तरफ, है ना। इसका चित्र था एक अलग से, निकल गया वो। इसी से समझ लीजिए, इस तरह की बावड़ी वहां पे बनी हुई है उनके सामने। उस जल से सींचे अपने एक भव को और तिनके जल को देखें 7 भव को। देखिए ये भी विशेष बात है। अपन सोचते थे कि शायद जो भामंडल होता है, उस भामंडल में ही अपने को 7 भव दिखते हों। यहाँ ये जो चैत्य वृक्ष के सामने बावड़ी है, उसके चारों तरफ, उस बावड़ी में भी वहां पे उस जल से अपने आप को सींचने पर एक भव दिखता है। और उस जल को देखें अगर जाकर के, तो 7 भव को प्राणी देखे। बहुरी 5वीं भूमि विषय ध्वजानी का समूह है। 5वीं भूमि देखिए अब यहाँ पर, तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं ध्वजा भूमि। इस तरह से झंडे ही झंडे वहां पर आपको लगे मिलेंगे। कहा एक दिशा विषय, है ना, एक एक दिशा में सिंह, हाथी, वृषभ, मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, हंस। कितने हो गए ये? सिंह, हाथी, वृषभ, मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, हंस, ये 10 हो गए, 10 प्रकार के। इनके आकारनी करी युक्त ध्वजा है और एक एक महाध्वजा संबंधी 108 छोटी ध्वजा है। क्या? 108 छोटी ध्वजा। और ये कितने थे? 10। तो अब यानी कितने हो गए ये? 10 तो ये हो गए, और 108 हर एक के साथ, यानी कि 1080, 1080, 1080, इस तरह से हो जाएंगे। ऐसे एक दिशा विषय रचना है। सर्व चारों दिशानी की मिलाई हुई 4,70,008 से 80 ध्वजा हो।
है ना। इसकी मैंने गणित लगाई भी थी, इसको आप देखिए। एक एक दिशा में सिंह हाथी वृषभ मोर, माला आकाश गरुड़ चक्र कमल और हंस, इनके आकारणी करी युक्त ध्वजा, एक एक महाध्वजा संबंधी 108 छोटी ध्वजा, एक एक ध्वजा के साथ 108 छोटी ध्वजा, यानी टोटल हो गई 109 ध्वजाएं। समझ में आ रही है बात? एक ध्वजा तो महाध्वजा और उसके साथ 108 छोटी ध्वजाएं, तो 109 ध्वजा। अब इसको आप देखेंगे, चारों दिशा की मिलाएंगे अगर, ये किस तरह से बैठी थी इसकी गणित। हाँ भाई साहब, महाध्वजा भी 108 हैं। हाँ, वो 108 ही बैठेगी, सही कह रहे हो आप। 108 महाध्वजा है और 108 ही क्षुद्र ध्वजा है। चित्र को मत देखो, चित्र में एक जगह पे गड़बड़ आएगी, वो मैंने देखा था वहां पे, चित्र में एक स्थान पर गड़बड़ थी कहीं पर। नहीं, आपने जो अभी पढ़ा था उसमें भी आया था कि 108 महाध्वजा हैं। 5वीं भूमि विषय ध्वजानी का समूह है, एक दिशा में इनके आकारणी करी युक्त ध्वजा है और एक एक महाध्वजा संबंधी 108 छोटी ध्वजा है। ऐसे एक दिशा विषय रचना, इसमें इनकी 108 की नहीं आई है, 108 छोटी ध्वजाओं की आई है। खैर अभी उसकी गणित लगा लेते हैं अपन। सर्व चारों दिशाओं की मिलाई हुई 4,70,880, ठीक है ना। अब एक सेकंड, इसको अपन करके देख लेते हैं कितना था। एक सेकंड, 4,70,880 ऐसा हो रहा है ना, 4,70,880 ये चारों दिशा की मिला के है, यानी एक दिशा में हो जाएगी 1,17,720, ठीक है ना। 1,17,720 ध्वजाएं एक दिशा में हो जाएंगी। अब इसको अगर अपन 109 से भाग देते हैं तो बराबर बनता है अपना 1,080, ठीक है। 1,080 बन गया ये, तो अर्थ वही निकला, एक दिशा में मतलब 10 प्रकार की जो ध्वजाएं हैं, 10 प्रकार की ध्वजाएं भी 108 हैं और 108 के साथ एक एक ध्वजा के साथ 108 क्षुद्र ध्वजाएं हैं। तो इस तरह से वो पूरी गणित बैठ जाती। सही है वो बात। बड़ी बड़ी ध्वजाएं भी 108 और हर एक 108 ध्वजा के साथ, इसको यूं समझना, 1,080 तो महाध्वजाएं हो गई। बात समझ में आई? 10 प्रकार की ध्वजाएं, 10 प्रकार की ध्वजा में एक एक प्रकार की 108 यहां जो लिखा है सही है, ये 108 महाध्वजा एक ही प्रकार की, तो यानी कि 10 तरह की देखेंगे तो 1,080 महाध्वजा हो गई और 1,080 के साथ उसको 108 से गुणा कर दीजिए तो ये अपना पूरा गणित बैठ जाएगा। चारों दिशाओं की जब मिलाएंगे तो 4,70,880 ध्वजा हो जाएगी। ते ध्वजा रत्नमय दंडनी करी धारी है ना, रत्नमय दंडों के साथ में है वो। ते दंड वृषभ देव के 88 अंगुल चौड़े और 25 धनुष का परस्पर अंतराल लिए। यहाँ पे शायद था भी सही चित्र में, 25 धनुष, ये रहा, एक एक महाध्वजा के बीच में 25 धनुष का अंतराल है और उसका जो डंडा है, ध्वजा का डंडा, वो कितना बड़ा कि 88 अंगुल चौड़ा है, ठीक है। मोटाई बता रहे हैं 88 अंगुल की मोटाई। देखिए, औरनी के क्रमहीन जानने, जैसे जैसे अपन ने पहले नाप देखा था, आदिनाथ जी से लगाकर महावीर स्वामी पर्यंत वो क्रमहीन होते जाएंगे। बहुरी छठी भूमि विषय कल्प वृक्षनी के वन है। यहीं तक पढ़ा था अपन ने, 5वीं भूमि तक पढ़ा था और मेरे ख्याल से भी हाँ समय भी हो गया है अपना। तो 5 भूमि तो अपन ने देख ली है ना। आज अपना ये क्या क्या हो गया, 4 प्रकार के कोट और 5 वेदियों के रंग, ठीक है ना, ये अपन ने देख लिए। कोट किसके बने हुए हैं ये भी देख लिया और उसके बाद जो भूमियां हैं वो कैसी कैसी भूमियां हैं और उनमें क्या क्या संरचना है। 5वीं भूमि तक अपन आ गए। एक बार दोहरान कर लें, सबसे पहली भूमि कौन सी थी? चलिए आप ही लोग बताइए, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने। सबसे पहली भूमि बोलिए, कौन बोल रहा है? धूलिशाल भूमि। नहीं भूमि, कोट बोल रहे हो आप तो। धूलिशाल तो कोट का नाम है।
खातिका भूमि। चैत्य भूमि। चैत्य भूमि, खातिका कहाँ से आ गई? सबसे पहली है चैत्य प्रासाद भूमि, है ना, जिसे अपन जिनालय भूमि भी कह सकते हैं, चैत्यालय भूमि भी कह सकते हैं, वहां पे जिनालय बने। दूसरी भूमि में क्या था? देखिए अभी देखा है अपन ने। दूसरी थी वो खातिका भूमि जिसमें नीचे खाई में उतर के जाने का वो खाई दिखाया थी, था। हाँ, वो जो खाई का वर्णन था वो दूसरी भूमि थी, सही है। फिर तीसरी भूमि, लता हाँ, तीसरी भूमि है फुलवाड़ी। लता भूमि। हाँ, फुलवाड़ी कह लीजिए, है ना, वो अपना देशी नाम दिया है टोडरमल जी ने वहां पे। तो वहां तरह तरह की लताएं थी और फूलों की क्या बोलते हैं उसको, क्यारियां थी, ये सब था। चौथी भूमि तो उसके जैसी है, उपवन भूमि है ना, बाग बगीचे वगैरह सब है वहां पर, ऐसा है। चौथी भूमि की विशेषता क्या? कि चौथी भूमि के अंदर ही वहां पर अपने को बीचों बीच चैत्य वृक्ष मिलते हैं। जो चैत्य वृक्षों के चैत्य वृक्ष का वर्णन आता है कृत्रिम चैत्यालय जैसा, वो यहाँ पर होती, यहाँ भी होती है और दूसरी जगह भी होती है ना, समोसरण में तो होती है। तो चैत्य वृक्ष यहाँ मिलते हैं। जिसको पेड़ पौधों का शौक होगा वो तो अटक ही जाएगा, बहुत संभावना है उसकी अटकने की। हाँ, तो ये सब मैंने कल एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, जैसे वो सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियां पहली परीक्षा थी, ये दूसरी तीसरी चौथी परीक्षा समझना। क्या यहाँ जो अटक गया, जो फूलों की खुशबू में और बाग बगीचों में घूमने में या इन चैत्य वृक्ष वगैरह इनमें यहाँ पर ही अटक गया, वो आखिर तक नहीं पहुंच पाता। ये सब जिनको क्रियाकांड की या और दूसरी चीजों की शुभ भाव की ज्यादा रुचि है, शुभ राग में जो जीव ज्यादा अटकता है, वो जीव बाहर ही रह जाएगा, आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से सारी संरचना, तो ये तो बहुत गलत किया इंद्र ने, है ऐसी रचना बनाई क्या जो बेचारा अटक जाए। वहां पे बिल्कुल क्रीम व्यक्ति ही पहुंचेगा, कि जिसको और कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको और कोई पक्ष नहीं। क्या इससे आपकी रुचि पता चलती है कि आप कहां पर अटक जाते। हम कितनी बार अटके हैं इनमें, है ना। चलिए, चौथी भूमि में एक विशेषता और थी जो कल देखी थी अपन ने। चौथी भूमि के ही साइड में जो वो वेदी थी, है ना, वहीं पर वो नाट्यशालाएं थी। है ध्यान, वहीं पर नाट्यशालाओं की संरचना थी, है ना। पहली गली में तो वो था ही सही, पहली गली में तो मान स्तंभ था, और पहली गली में मान स्तंभ और पहली भूमि में चैत्य प्रसाद भूमि। देखो इनका संबंध ऐसे है ना, यहाँ तो जिनालय है और इधर मान स्तंभ है, इधर चौथी में भी चैत्य वृक्ष आया और यहाँ पर वो नाट्यशाला आ गई। चलिए, पांचवी भूमि ध्वजा भूमि, ध्वजाएं और कुछ भी नहीं, झंडे लगे हुए तरह तरह, आया समझ में। तो पांचवी भूमि तक का वर्णन अपन ने पढ़ा है। अब छठी, सातवीं और आठवीं भूमि में क्या है और उसके आगे क्या संरचना है, वो अपन फिर आगे कल देखें, है ना। किसी को कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उसके अंदर बीच में भी आप पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मिल सकती है जो आप ये पढ़ा रहे हैं इसकी? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी ना इसकी, ये हमारे ग्रुप पर तो मैंने भेज दी थी ये। हाँ, नहीं आप उसमें जो वीर सागर जी भाई सबका ग्रुप है न्याय वाला, या तो उस पर डाल दीजिए, या संजीव गोदा जी का जो है, क्योंकि मैं इसमें जुड़ी, मैं उन ग्रुप में नहीं हूँ। मैं एक काम करेंगे, मैं इसकी लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब का जो चैनल है ये सर्वोदय अहिंसा का या जैन अध्ययन केंद्र का, इस पर ही मैं एक पोस्ट बना करके लिंक भेज दूंगा। तो जो लोग भी ये नक्शे वगैरह और इनका जो चित्र देखना चाहते हैं वो उस पर देख सकते हैं। ग्रंथ की लिंक तो पहले भेज चुका, इसमें पढ़ने में नहीं आता है ढंग से, इस वजह से। सही है। आप किसकी बात कर रहे हैं, ये चित्रों की बात कर रहे हैं या ग्रंथ की बात कर रहे हैं? ग्रंथ की बात कर रही हूँ मैं, जो ग्रंथ आप की तो लिंक भेज रखी है मैंने, ठीक है, देख वापस से चढ़ा दूंगा। हाँ, ये जो हमारा जैन अध्ययन केंद्र का यूट्यूब चैनल है या सर्वोदय अहिंसा का यूट्यूब चैनल है, इसमें आप कम्युनिटी में जाकर के पोस्ट देखिएगा, वहां पे आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी। और नहीं तो मैं वापस से आज एक और बार चढ़ा दूंगा, है ना। तो जिन लोगों को भी नहीं मिली हो वो वहां से ग्रंथ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं अभी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।